हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। देखो, आज नेट का इशू है और एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पर भी नेट की स्पीड इतनी लो है कि वो मूव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे दो आर्टिकल और बच रहे हैं आज के एडिटोरियल में। एक तो क्वेड से रिलेटेड है, जिनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था, और एक पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है, जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम कल एडिटोरियल डिस्कशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर पास किया और अपने उस ऑर्डर में उन्होंने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसकी पावर को, उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको बूस्टअप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन को आप नियुक्त करोगे, अपॉइंट करोगे, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के से बायस्ड ना होकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। अब सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो, उसका जो मेन काम है वो है किसी भी स्टेट में, मतलब हर स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, पूरे इंडिया के लिए इलेक्शन कमीशन होता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर आता है। और हमारे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन, इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और स्टेट में जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट में जो लोकल बॉडीज होते हैं उनके चुनाव को फ्री एंड फेयर से कंडक्ट करवाने का मेन काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। आर्टिकल 243 मतलब 243 के, उसका सब आर्टिकल फर्स्ट, उसमें ये बोला गया है कि पंचायत के चुनाव करवाने का, पंचायत के चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनवाने का, इसके अलावा 243 जेड ए के अंदर आता है म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए चुनाव करवाना। ये सब जिम्मेदारी है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। दूसरा इसमें बताया गया है आर्टिकल 243 के 2, उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी जो टेन्योर होगा, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया जाता है और उसी के थ्रू गाइडेड होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके से मूव किया जा सकता है जैसे एक हाई कोर्ट के जज को मूव किया जा सकता है। जिन ग्राउंड्स के आधार पर, जिन सीमाओं के आधार पर हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, उसी के आधार पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमने बेसिक फैक्ट्स देखे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। इसके टेन्योर अपॉइंटमेंट के बारे में मेन सारी जो रूल बनाने की पावर है वो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। अब देखो, जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, आपके भी गांव में पंचायत के, सरपंच के चुनाव होते होंगे, और यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव होते होंगे। लोकल चुनाव में आपने देखा होगा कि बिल्कुल फेस टू फेस चुनाव होते हैं। इससे ज्यादा जब स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं तो फिर भी कैंडिडेट थोड़ा कम इंटरफेयर होता है, पर्सनल मैटर के आधार पर भी चुनाव लड़े जाते हैं। लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं वो, उसी का कारण है कि लोकल बॉडी के जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो वार्ड्स होते हैं, जैसे आपके गांव में मान लो सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, और जो वार्ड है उन वार्ड की सीमा कभी कभी तो पर्सनल इश्यूज की वजह से भी चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तो उनकी सीमाओं के लिए, डिलिमिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और वार्ड्स में जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए और एससी के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसको लेकर भी काफ़ी वायलेंस हो जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, अनफेयर क्यों होता है वहाँ का इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंस क्यों होती है? क्यों? क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना, वो फ्री एंड फेयर नहीं होता। स्टेट में जिस भी पार्टी की सरकार है, ठीक है, उस पार्टी की सरकार अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवरेट जो बंदा होता है, जो
अभी जॉब कर रहा है, जो सर्विस में है, उसी ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर दिया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। तो फ्री एंड फेयर कैसे होगा भाई? गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग किसी ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया है तो वो तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही हमेशा उस गवर्नमेंट के लिए। तो एक तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका इंडिपेंडेंट, उसका ऑटोनोमस बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, तभी फ्री एंड फेयर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज के लिए जो इलेक्शन में इश्यूज होता है वो होता है कि देखो, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो हमेशा पार्टीशन को फेस करता है। उसके ऊपर हमेशा जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, वो हमेशा उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। वो डायरेक्ट बोलती है अरे ये तो जो जिस की गवर्नमेंट चल रही है राज्य में, स्टेट में, ये तो उससे इन्फ्लुएंस है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कैसे क्या करना चाहिए? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में लोगों का फेथ है, उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी लोगों का फेथ होना चाहिए। और फेथ होने के लिए क्या करना होगा, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन और वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने से जो फेवरेट बंदा है उसको अपॉइंट नहीं करेगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ठीक है। और कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, मान लो जैसे अभी गोवा में क्या हुआ, गोवा की जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि वहाँ का जो लॉ सेक्रेटरी है उसी को ही एडिशनल पावर दे रहे थे वो लोग कि आप इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जब आप इस तरीके के डिसीजन लेते हो ना, तो ये डिसीजन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट है उसकी मौकरी है, उसका मजाक उड़ाना है ये बात। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूप में आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल चार्ज नहीं दोगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ये आदेश दिया तब आर्टिकल 142 का यूज किया, और 142 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। और इसीलिए उन्होंने ये जो पॉइंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेकर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, सेम उसी तरीके से जो स्टेट में जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वो भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर कब होंगे? जब उनको कंडक्ट करवाने वाले लोगों में फेथ होगा कि हाँ ये बॉडी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी और बिल्कुल किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस ना होकर के सिर्फ जो एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है उसी को फॉलो करेगी। देखो इस आर्टिकल में कुछ वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं, कुछ वे फॉरवर्ड ले सकते हैं, जैसे कि हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेशन, मतलब सेकंड ARC जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ चेंज करना चाहिए। जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन वो गवर्नर जो है वो एक कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। मतलब SEC को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर, लेकिन गवर्नर भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर अपॉइंट करे। अब उस कमेटी में कौन कौन हो? उस स्टेट का CM हो, उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर हो, और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हो। वो तीनों मिलकर के सलाह दे गवर्नर को और फिर गवर्नर उस व्यक्ति को अपॉइंट करे SEC के रूप में। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए जहां पर इलेक्शन कमीशन और ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये सब मिलकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर कोऑर्डिनेशन की बात हो, दोनों एक दूसरे से सीखें। वैसे देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन से ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो तो अपना जो ड्यूटी है उसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाते हैं, और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको भी शेयर किया जा सके, इस तरीके से कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो ये हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस ऑर्डर पास किए उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।